आकिब हसन। आज आप सबके लिए लेके आए एक ओरल में एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सोडोंशिया। एक्सोडोंशिया वो ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है जिसमें हम रिमूवल ऑफ टीथ करते हैं। हम बात करेंगे आइडियल एक्सट्रैक्शन किसको कहते हैं। होवी ने डिफाइन किया एक्सोडोंशिया का मतलब क्या है। ये पेनलेस रिमूवल ऑफ टीथ है। पेनलेस रिमूवल ऑफ whole tooth or root with minimum trauma to the investing tissue so that the wound heals unevenly। हमने क्या देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक फोबिया टाइप होता है कि हम अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारा बहुत पेन होगी, लेकिन होवी ने बताया ये पेनलेस रिमूवल ऑफ होल टीथ है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम कभी खुदा न ख्वास्ता हमें एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट होना पड़े तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता है और हम पूरा दांत इसमें बाहर निकालते हैं और कोई भी पेन इसमें नहीं होता। तो लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो समझे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हो हमें एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़े तो इसमें डरने की कोई बात, क्योंकि कोई भी पेन आइडियल एक्सट्रैक्शन में नहीं होता है। जब बात हम करेंगे एक्सट्रैक्शन हमें क्यों करनी पड़ती है, इंडिकेशन की बात अगर हम करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जब हमें एक्सट्रैक्शन करना ही करना पड़ता है। पहला हम देखेंगे नंबर 1 पे सीवियर केरीज। सिंपल केरीज की बात नहीं करता हूं क्योंकि केरियस लीजन अगर सिंपल होगा तो वो रेस्टोरेशन से हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सीवियर केरीज में क्या होता है, ये कंप्राइज करता है 49% ऑफ केसेस व्हिच वेंट अंडर एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, हम सीवियर केरीज में क्यों एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो इकोनॉमिकल रीजन होगा पेशेंट के पास, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा अफोर्ड नहीं कर पाएगा दूसरे रेस्टोरेटिव प्रोसीजर, सो वो अंडरवेंट एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, और दूसरा टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। बात करेंगे दूसरी की किस जगह हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इसमें हमारा आता है सीवियर पेरियोडोंटल डिजीजेस। अगर हमारी बहुत सीवियर पेरियोडोंटल डिजीजेस होती है तो वहाँ उस पे भी हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट करते हैं। तो ये कंप्राइज करता है 41% ऑफ केसेस में। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हमें एक्सट्रैक्शन करना ही करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर फ्रैक्चर टूथ है, अगर हमारा टूथ है, अगर ये वर्टिकल फ्रैक्चर इसका होता है तो हम इसको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। और दूसरी हम बात करेंगे अगर हमारे जॉ में मैंडिबल और मैक्सिलम में फ्रैक्चर होगा, तो अगर हमारा टूथ फ्रैक्चर लाइन में आता है तो उस केस में भी हम एक्सट्रैक्शन करते, दांत निकालते हैं। दूसरी और एक ऐसी चीज है जहां पे हमें कोई डिजीज नहीं होती लेकिन हमें कुछ पर्पस के लिए एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ऑर्थोडोंटिक पर्पस के लिए हम करते हैं, ऑर्थो में करते हैं हम एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा सीरियल एक्सट्रैक्शन के बारे में। सीरियल एक्सट्रैक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, सीरियल एक्सट्रैक्शन में हम पहले डिसीडियस कैनाइन रिमूव करते हैं, उसके बाद डिसीडियस फर्स्ट मोलर रिमूव करते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट प्रीमोलर हमें रिमूव करते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन में। ऑर्थोडोंटिक पर्पस इसको हम बोलते हैं। और दूसरा प्रोस्थेटिक पर्पस के लिए कभी कभार एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, जरूरी है। और अगर हम कभी माल पोजीशन ऑफ टूथ होता है, माल पोजीशन ऑफ टूथ, सुपरन्यूमरी टूथ, अगर हम एक्स्ट्रा टीथ कभी होता है तो उसका हम रिमूव करते हैं। और एक और कंडीशन है रिटेनर डिसीडियस टीथ, रिटेनर डिसीडियस टूथ, मतलब वो डिसीडियस टीथ जो शेड नहीं हो पाती फिजियोलॉजिकली जैसे नॉर्मली होते हैं शेड हमारे डिसीडियस टीथ। कभी कभार ऐसा होता है कोई टीथ हमें शेड नहीं होता है तो उस केस में भी हमें क्या करता है, एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, लाजमी है, क्योंकि वरना वो परमानेंट टूथ हमारे को, जो हमारा परमानेंट टूथ है उसको इरेप्ट होने नहीं देता है। 1 2। अब हम बात करेंगे कंट्राइंडिकेशंस की। मतलब वो केसेस जिसमें हम एक्सट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें हमारा पहला नंबर पे आता है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन।
डेट इस केस में हमें बिल्कुल भी एक्सट्रैक्शन नहीं करनी है। इसमें हमें आता है MI, डेट इज माइक्रोरियल इंफ्रॉक्शन विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स। दूसरे नंबर पे इसका आता है प्रेगनेंसी, फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड नंबर पे आता है रिसेंट इरेडिएटेड एरिया, इरेडिएटेड एरिया। रिसेंट इरेडिएटेड एरिया का मतलब क्या है? अगर हमें कोई कैंसर पेशेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इसको रेडियोथेरेपी चल रही है, तो अगर हमने रिसेंट में विद इन 6 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स हमने रेडिएशन थेरेपी का यूज किया है जाम में, तो वहां पे हम क्या एक्सट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फोर्थ नंबर पे आता है इसमें आएगा, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है साइट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये हमारी वो थी एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशंस। अब हम बात करेंगे रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशंस की। रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन इसमें हमें आता है कार्डियक डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स। इसमें आएगा रूमेटिक, रूमेटिक हार्ट डिजीजेस। रूमेटिक हार्ट डिजीज वो डिजीज होती है जो हमारे वैल्व्स को डैमेज करती है। और दूसरा आता है इसमें कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। दूसरे नंबर पे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारा आएगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसमें हमारा आएगा हीमोफीलिया। अब हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। हमें कभी भी अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में हमें कभी भी एक्सट्रैक्शन नहीं करनी है। अब हम फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे लोकल कंट्राइंडिकेशन क्या है। इसमें आएगा अनुज। व्हाट डू मीन बाय अनुज? इट इज एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइटिस एंड एक्यूट पेरिकोरोनाइटिस, एक्यूट पेरिकोरोनाइटिस। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ एक्सोडोंशिया। मेनली हमारे पास 3 टेक्निक्स है, इंट्रा एल्वियोलर, दूसरे पे हमारे ट्रांस एल्वियोलर, और थर्ड टेक्निक हमारे पास है स्टॉबेज टेक्निक। अब बात करेंगे हम इंट्रा एल्वियोलर की। इसका हम दूसरा नाम देते हैं कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल एक्सट्रैक्शन, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल। इंट्रा एल्वियोलर दूसरा भी नाम, हम तीसरा नाम इसको दे दें क्लोजर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्लोजर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। सिंपली हम इंट्रा एल्वियोलर एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम टीथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद स्पेशली डिजाइनड फोर्सेप्स एंड डेंटल एलिवेटर्स। अगर हम देखेंगे इसके स्टेप्स, हमें क्या करना है, स्टेप्स ऑफ इंट्रा एल्वियोलर एक्सट्रैक्शन। फर्स्ट यू नो ऑल एल एडमिनिस्ट्रेशन। एल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, लूजनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, लूजनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अराउंड टूथ। टूथ के जो अराउंड सॉफ्ट टिश्यूज होता है, जिंजाइवा होता है, तो उसको हम लूज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एलिवेटर का यूज करेंगे, मतलब लग्जेशन करेंगे एलिवेटर से, लग्जेशन बाय एलिवेटर्स। उसके बाद हम यूज ऑफ फोर्सेप्स करेंगे, यूज ऑफ फोर्सेप्स।
मगर फोर्सेप्स यूज करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमें पर्टिकुलर टूथ के लिए पर्टिकुलर फोर्सेप यूज करना है। हम अगर दूसरा फोर्सेप यूज करते तो हमारा एक कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जिसमें हमारा टूथ फ्रैक्चर हो सकता है, तो हम एक्सट्रैक्ट करने में बहुत डेंटिस्ट और पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमने फिर फोर्सेप कर दिया, यूज कर दिया, हमें यूज करना है पहले फोर्सेप हमने यूज किया और हमें जैसे हमने फोर्सेप लगा और जस्ट पुल आउट नहीं करना है, हमें पहले बोनी एक्सपेंशन होना चाहिए, बोनी एक्सपेंशन, और फिर हम ट्रैक्शनल फोर्स यूज करके हम टिप को बाहर निकाल सकते हैं और हमारा ट्रैक्शनल फोर्स जो है वो एज जेंटल होना चाहिए। हमारा इंट्राएल्वियोलर जो एक्सट्रैक्शन मेथड था सिंपल तो था ही था, मगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिली। जैसे हम ये कुछ कंडीशंस में यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल हाइपरसिमेंटोसिस में यूज नहीं कर सकते। हाइपरसिमेंटोसिस फॉर एग्जांपल हमारा टूथ है, सीमेंटम रूट में पाया जाता है, अगर हाइपरसिमेंटोसिस हो जाती है तो हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। दूसरा हम देखते हैं डाइलेसरेटेड टूथ अगर होगा, डाइलेसरेटेड टूथ का मतलब क्या है, वो टूथ जिसका रूट हमें कर्व्ड होता है, फॉर एग्जांपल हमारा टूथ है तो कभी कभार ऐसा होता है तो हमारा रूट जो है बिल्कुल कर्व्ड होता है, डाइलेसरेटेड टूथ। ये कर्वेचर कम से कम कभी कभार ऐसा 90 डिग्री पे भी हो सकता है। तीसरी चीज हमें क्या है, अगर एंकाइलोसिस ऑफ टूथ होगा, एंकाइलोसिस का मतलब क्या है, जब हमारा टूथ जो रूट जो होगा वो फ्यूज होगा बोन के साथ, फ्यूजन विद एल्वियोलर बोन। और एक कंडीशन है, वो अगर हमारे वो रूट हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसको फोर्सेप्स से ग्रेस्प नहीं कर सकते, तो उस केस में भी हम इंट्राएल्वियोलर मेथड जो है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। ट्रांस एल्वियोलर जब हम इसकी मीनिंग की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है ओपन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ओपन मेथड। दूसरा नाम है इसका कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। ये मेथड हम मेनली यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन मिली, फॉर एग्जांपल हाइपरसिमेंटोसिस मिला, डायलेसरेटेड टूथ मिला, हम ग्रेस्प नहीं कर सकते, तो वहां पे हम इंपैक्टेड टूथ अगर है, इंपैक्टेड टूथ, तो उस केस में हम ट्रांसएल्युलर मेथड का यूज कर पाएंगे। स्टेप्स ऑफ ट्रांसएल्युलर एक्सट्रैक्शन मेथड, पहले एलए को एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बाद हम मीको पेरिओस्टियल फ्लैप को हम रेज करेंगे, उसके बाद हम रिमूवल ऑफ एल्वियोलर बोन, उसके बाद हम करेंगे सेक्शनिंग ऑफ टूथ, इफ नेसेसरी, अगर हमें ये जरूरी नहीं है तो हम नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ टूथ, उसके बाद हम करेंगे एल्वियोलोप्लास्टी, दैट इज स्मूथनिंग ऑफ सॉकेट। मेनली हम करते हैं बोन फाइल के साथ, बोन फाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम ये करते हैं। उसके बाद हम करेंगे टॉयलेट ऑफ द कैविटी को पूरा हम साफ करेंगे, MS से कर सकते हैं या आयोडीन से कर सकते हैं। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, हम रिपोजिशनिंग करेंगे, म्यूकोपेरिस्टल फ्लैप जो हमने रेज की इसको रिपोजिशन करेंगे, रिपोजिशनिंग ऑफ फ्लैप। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, सुचर वाया इंटरप्टेड सुचर। ये था हमारा ट्रांसएल्युलर एक्सट्रैक्शन मेथड। जो लास्ट एक्सट्रैक्शन मेथड है वो है स्टॉबी टेक्निक। स्टॉबी टेक्निक का हम तब करते हैं जब हमें नीड होगी मल्टीपल मैंडिबुलर एंटिटीज एक साथ हमें निकालने पड़ते हैं,
तो उस समय हम ये टेक्निक यूज करते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ रिमूवल, इसकी हम टेक्निक क्या करते हैं इसमें, हम एक स्ट्रेट एलिवेटर को, फॉर एग्जांपल अगर हमारे ये दांत है, रफ डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ है, अगर इन केस हमें मल्टीपल मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ की एक्सट्रैक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेट एलिवेटर को यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो फिर उसको रोटेट करते हैं। एलिवेटर को हम जब रोटेट करते हैं तो ये क्या होता है, ये दोनों दांत जो है ये लग्जेट होते हैं, मतलब ये अपनी सॉकेट में जो है ये हिल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा फोर्सेप एप्लीकेशन बहुत इजी है। उसके बाद हम फोर्सेप को अप्लाई करते हैं और हमारे जो भी मल्टीपल टीथ हमें रिमूव करने उनको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। तो आज ये हमारा सब आपने सुना, ये सब एक्सट्रैक्शन के बारे में था, एक्सरॉन्शिया के बारे में था। उम्मीद है आप सबको मेरा भी वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और अगर आपको यकीनन ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।